जय हिंद दोस्तों, मैं जेल राणा लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे बेटा वेक्टर टॉपिक में सब टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट। दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे करते हैं, आज उसके में चर्चा करेंगे। ये पीएनएसटी में चयनित लक्ष्य एकेडमी के गौरव। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्टेड हमारे लक्ष्य एकेडमी के गौरव। और साथ ही साथ आज का टॉपिक हम लोग अब डिस्क्राइब करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की हम लोग चर्चा करते हैं। लाइक दिस टू वेक्टर है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग शो करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इस समय हम लोग समझे कि टू वेक्टर्स हैं, लाइक दिस ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मान लो इसे वेक्टर ए और इसको मान लेते बेटा हम लोग वेक्टर बी। दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा एंगल से क्या है, झुके हुए हैं। तो इनका एक लंबवत सदिश होगा। ये जो होगा वह एन केप होगा। वो ए क्या होगा, एन केप किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन को शो करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होते हैं। जनरली हम लोग डेफिनेशन से बात करें तो डेफिनेशन होती है इसकी, दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्रत्येक सदिश के परिमाण मतलब मॉड ऑफ वेक्टर है। प्रत्येक सदिश का में कितने सदिश हैं, दो सदिश है। प्रत्येक सदिश का परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर है, मॉड ऑफ वेक्टर बी और इनके बीच की जा मतलब साइन थीटा और इनके लंबवत दो सदिश और इनके जो अभिलंबवत एकांक सदिश है इसके मल्टीप्लिकेशन की क्या होता है, इक्वल होता है। दोस्तों यहाँ कोई भी दो सदिश होगा उसका प्रत्येक का हमें क्या लेना होगा, मॉड लेना होगा। थीटा में क्या लेना होगा, जा मतलब साइन, कोजा मतलब कॉस और इस पर जा मतलब टेन। तो थीटा में जा मतलब थीटा का जा लेंगे, जा साइन थीटा और उसके बाद इन दोनों सदिश का जो अभिलंबवत एक सदिश है वो एन केप लेंगे। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्या कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। तो हम इस इजीली लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वह क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन के। क्लियर है सभी को। चलिए ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। बेटा जब हम लोग मॉड ले लेंगे तो मॉड में क्या हो जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये होता है ए बी साइन थीटा एन केप। तो एन केप का क्या होगा, मॉड। एन केप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इस समय क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वह होगा ए बी साइन थीटा। एन केप की वैल्यू क्या होगी, 1। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। जनरली हम लोग अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुणधर्म। जब हम लोग गुणधर्म देखते हैं, किसके गुणधर्म देखना चाहते हैं, हम लोग बात करेंगे बेटा, जैसे हम लोग बात करें गुणधर्म यानी इसके जो गुण होते हैं, गुणधर्म की हम जब बात करते हैं तो जनरली देखते हैं सदिशों के मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट में क्या गुण होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वह एंगल कैसे क्रिएट करेंगे, हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा को कैसे डिफाइन करें, तो इस समय हम लोग साइन थीटा को डिफाइन करें तो हम लोग निकालेंगे एंगल बिटवीन किस किस के बीच, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के जब एंगल डिस्क्राइब करते हैं हम लोग तो हमें निकालना होगा साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो साइन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ए बी। मतलब हम लोग निकालेंगे जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा इक्वल मॉड ऑफ, कहां से, ये डेफिनेशन से आया। इसको हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग इसको हम ओवरऑल हम लोग ऐसा समझे कि हम लोग कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू। तो जनरली हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर ए
मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वह क्या होगा, ए बी साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा निकाल लीजिएगा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन बोलो ए बी, मतलब ए क्या हो जाएगा, ए बी। तो इस समय साइन थीटा की वैल्यू मॉड निकाल कर हम लोग निकाल सकते हैं, ए और बी का मॉड निकालना होगा, ए क्रॉस बी का मॉड निकालना होगा, इसमें डिवाइड करेंगे, इजीली हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा एक सदिश राशि होती है। मींस हम लोग लिख सकते हैं बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि यह हमेशा कौन सी राशि देती है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस हमेशा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हमें क्वांटिटी प्राप्त होगी वह वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगी, मतलब सदिश राशि प्राप्त होगी। हम कह सकते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा, प्रॉपर वे में समझ में आएगा। दोस्तों ध्यान से लेक्चर को सुनिए और नोट्स बनाते हुए चले तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, बशर्ते दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता था। तो इस समय नहीं करेगा, मतलब it is not commutative law, मतलब यह कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इस समय यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, तो हम लोग इसे क्या लिखते हैं, पालन नहीं करता। देखते हैं, देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मतलब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखा जाए डज नॉट इक्वल। दोस्तों जब इक्वल यदि लिखा जाता है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब इक्वल में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखा जाएगा, इजीली हम लोग समझ सकते हैं बेटा साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, मीन्स यदि हमें इक्वल लिखना है तो माइनस चिन्ह निकालना लगाना होगा। अब यदि मॉड ले लिया जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ले लिया जाए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, दोस्तों आप लोगों को पता है कि मॉड यूनिट यानी नेगेटिव की जो वैल्यू मॉड में होती है वो ऑलवेज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह वितरण नियम का पालन करता है या नहीं करता, तो यह वितरण नियम का पालन करता है। यह वितरण नियम का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है बेटा, नियम पालन करता है। यह वितरण नियम का पालन जरूर करेगा, बशर्ते पालन करने के साथ साथ वितरण सीक्वेंस से होना चाहिए। लाइक जो पहले है उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसके पहले उसके साथ होना चाहिए, जो बाद में है उसका प्रोडक्ट उसके साथ होना चाहिए। पालन करता है बशर्ते याद रहे कि वितरण क्या हो, सीक्वेंस से हो। लाइक दिस वेक्टर ए क्रॉस क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ए का वितरण बी के साथ भी होगा और ए का वितरण सी के साथ भी होगा। समझ में आ रहा है लेक्चर? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। दोस्तों ये जो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस हल करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों हमें जब तक हमें नॉलेज नहीं हो क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का, हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं दे सकते। जैसे यदि पूछा जाए कि हमें रेडियस दे दिया गया और एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई, हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो, मतलब रेखीय वेग याद करना हो, यदि कोणीय वेग और यदि त्रिज्या दी हो, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा तो हम कैसे हल कर पाएंगे।
इसलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझना नेसेसरी होता है और पहले ही समझा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वितरण नियम का पालन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो हमें एक बात स्पष्ट होती है दोस्तों कि जब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल मैक्सिमम कब होगा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है, हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है ए बी साइन थीटा एन के। क्लियर है बेटा। तो हमें मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू आनी चाहिए। तो मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ वैल्यू लिखते हैं हम लोग साइन 0 साइन 90 एंड साइन 180। अब देखिएगा यदि हम साइन 0 साइन 90 साइन 180 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू होती है दोस्तों 0, साइन 90 1 और साइन 180 भी 0। बताओ मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन 90 मींस थीटा का मान 90 होनी चाहिए। ई साइन 90 यार साइन 91 कब होगा बेटा, साइन 91 उस समय होगा जब वेन हम लोग कह सकते हैं थीटा की वैल्यू 90 हो। तो इजीली साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 91 होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ए बी साइन थीटा एन के व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा एन के होगा। मींस पहला तो कॉन्सेप्ट आया कि थीटा की वैल्यू 90 हो। इसको हम लोग ग्राफिकल रूप में क्या लिख सकते हैं, ग्राफिकल रूप में लिख सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा की वैल्यू 90 होगी। ऐसा एंगल बना इसको 90 एंगल ऐसा, ठीक है। बताओ इसको हम लोग जनरली एक थ्योरी फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते दोनों कैसे है बेटा लंबवत। बताइए लंबवत है या नहीं। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच 90 डिग्री होगा तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे लंबवत होंगे परपेंडिकुलर। तो इस समय ये याद रखना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिनिमम कब होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिनिमम होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें आपके पास लिखी हुई वैल्यू है थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या होगा बेटा 0, और यदि थीटा की वैल्यू 180 है एंड हम लोग लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है याद रखिए 180। जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो हम लोग इजीली कह सकते हैं थीटा इज 180। तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 एंड बताओ साइन 180 की वैल्यू क्या होगी बेटा जल्दी से बताइए 0 होगी या नहीं होगी, इजीली होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जब साइन 0 इक्वल टू 0 है साइन 180 इक्वल टू 0 है तो थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोग लिखते हैं बेटा ए बी साइन थीटा एन के ऑलवेज क्या होगा 0। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब इसका जियोमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, मतलब ज्यामितीय रूप में हम लोग देखें तो क्या हो सकता है। तो थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री ले सकते हैं या 0 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 180। तो हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 होगा। इसको हम लोग ज्यामितीय रूप में तो दोनों कैसे होंगे परपेंडिकुलर यानी सिमिलर होंगे, पैरेलल होंगे। ये देखो ऐसे पैरेलल होंगे दोनों वेक्टर पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें दोनों क्या हो गए एंटी पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 180। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो दोनों कैसे हैं एंटी पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू 180, दोनों कैसे पैरेलल, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब हम बात करें इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, इसको लिखते हैं समांतर मींस पैरेलल, ओके। और इसको लिखते हैं हम लोग प्रति समांतर। अब ये प्रति समांतर जब होगा तो हम इसको क्या कहेंगे एंटी पैरेलल, एंटी
पैरेलल, ठीक, याद रहे एंटी पैरेलल। तो थीटा मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल मैक्सिमम कब होगा और दो सदिशों का सदिश गुणनफल मिनिमम कब होगा, आपको याद रखना है दोस्तों। ये स्केलर प्रोडक्ट के जस्ट अपोजिट। जब थीटा की वैल्यू 90 तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिनिमम। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्वयं के साथ सदिश गुणनफल क्या होता है। लाइक दिस हम लोग देखना चाहते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, स्वयं का सदिश गुणनफल। स्वयं के साथ सदिश गुणनफल क्या होगा, इसकी हम लोग जब चर्चाएं करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ क्या करेंगे बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ में बात करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि वेक्टर ए है, लाइक दिस वेक्टर ए ले लिया, इसको क्या ले लिया, वेक्टर ए ले लिया। और जब वेक्टर ए ले लिया तो हम क्या देखना चाहते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की बात करें तो स्वयं के साथ देखना चाहते हैं, इसी सदिश का इसी सदिश के साथ देखना चाहते हैं, तो हम मॉड ऑफ वेक्टर ए और ये क्या होगा साइन जीरो एन के। तो दोस्तों साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो टोटल क्या होगा, जीरो। तो स्वयं के साथ सदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। चलिए यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देख ले, यूनिट वेक्टर मतलब बेटा आई केप जे केप के केप का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल। तो स्वयं के साथ अदिश गुणनफल जब होगा वह क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। सॉरी, सदिश गुणनफल, स्वयं के साथ सदिश गुणनफल। तो जब स्वयं के साथ सदिश गुणनफल देखते हैं दोस्तों तो इसे क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। तो आई केप क्रॉस आई केप, जब आई केप क्रॉस आई केप की चर्चा की जाती है तो इसको लिखेंगे हम लोग मॉड ऑफ आई केप, इसको भी लिखेंगे मॉड ऑफ आई केप। दोनों के बीच एंगल क्या होगा, साइन जीरो। और बताओ एन केप मतलब एन केप, इसका यूनिट वेक्टर एन केप लेकर चलते हैं। मॉड ऑफ आई केप मतलब यूनिट वेक्टर का मॉड ऑलवेज 1 होता है, याद है आप लोगों को, 1 1। बताओ साइन जीरो क्या होता है बेटा, वेरी गुड, क्या होता है, जीरो एन केप। तो बताओ पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो आई केप क्रॉस आई केप क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताइए, आप जल्दी से बताओ, इसी प्रकार जे केप क्रॉस जे केप क्या होगा, जल्दी बताओ, देर ना करो भाई। वेरी गुड, क्या होगा बेटा, जे केप क्रॉस जे केप, ये होगा जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो, कंफर्म, ये हो जाएगा जीरो। उसी प्रकार के केप क्रॉस के केप जीरो, आई केप क्रॉस आई केप क्या आया था अपने पास, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, जीरो। आपको ये याद रखना बेटा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अदर के साथ क्या होगा, मतलब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में जनरली हम लोग ऑर्थोगोनल की बात करें तो ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ये देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए, तो आप बताओ, यहाँ ऑर्थोगोनल आप लोगों को पता है दोस्तों, ये होता है आई केप, ये होता है जे केप, ये क्या होता है के केप, कंफर्म है। तो ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर। तो आप आई जे क्रॉस जे केप कर लेते हैं। तो जब आई केप क्रॉस जे केप की बात करें तो क्या होता है, तो आई केप क्रॉस जे केप। तो आई केप क्रॉस जे केप की बात करते हैं तो जनरली क्या समझे, देखिएगा मॉड ऑफ आई केप हो जाएगा, मॉड ऑफ जे केप हो जाएगा, और ये क्या होगा बेटा साइन। अब बताओ आई केप और जे केप के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और इसका अभिलंब आई और जे का अभिलंब सदिश कौन सा बेटा, देखो ये है दो सदिश, इसका अभिलंब सदिश क्या है, के केप। तो एन केप के स्थान पे क्या लिखेंगे, के। क्लियर है। तो आई केप क्रॉस जे केप इक्वल मॉड ऑफ आई केप 1, मॉड ऑफ जे केप 1 sin 91, ये क्या होगा, के केप। तो हम लोग लिख सकते हैं आई केप क्रॉस जे केप क्या होता है, के केप। मतलब और क्या लिखेंगे बेटा, जे केप क्रॉस के केप, ये हो जाएगा आई केप। और बताओ के केप क्रॉस आई केप, जल्दी से बताइए आंसर, वेरी गुड, जे केप होगा ना। अब बताइए आप स्वयं के साथ
सदिश गुणनफल क्या होता है? स्वयं के साथ सदिश गुणनफल 0 होता है बेटा, और अदर के साथ वह कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होती है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था? स्वयं के साथ 1 i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1, लेकिन i डॉट j 0 अदर के साथ 0 होता था। दोस्तों हम बात करते हैं, यदि यहाँ j कैप क्रॉस क्या लिखा हुआ बेटा? i कैप, तो क्या लिखे जल्दी बताइए आप लोग, क्या ये दो i कैप क्रॉस j कैप जो होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, बताइए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? k। उसी प्रकार k कैप क्रॉस क्या लिखेंगे? j कैप, ये भी सदिश नियम का पालन नहीं करता, तो ये क्या होगा बेटा? i कैप। और यही i कैप क्रॉस k कैप तो क्या होगा? माइनस j कैप। सदिश नियम जो सदिश गुणनफल होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह j के क्रॉस k के क्या होगा? k के। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि कंपोनेंट्स फॉर्म में कैसे होगी। अब हमें वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कंपोनेंट्स फॉर्म में देखना है, तो हम लोग कैसे मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बताइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब इन कंपोनेंट फॉर्म। इन कंपोनेंट फॉर्म, तो इन कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में लेकर चलेंगे। तो हमें पता है दोस्तों कि यदि हम लोग बात करें बेटा वेक्टर ए है, और वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा ax i के प्लस ay j के प्लस az k के, तो ax i के प्लस ay j के प्लस az k के की बात करते हैं। और वेक्टर b का कंपोनेंट क्या होगा? bx i के प्लस by j के प्लस bz k के, तो ये कंपोनेंट्स फॉर्म है। तो इस समय यदि हमें निकालना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कैसे निकालें? तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालने के लिए हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्या लिखा सकते हैं, बताओ। अब हमें यार ये बताइए आप लोग कि अब i का दो वेक्टर लिख लीजिए, चलो ax i के प्लस ay j के प्लस az k के, याद है बच्चों? इसको पहले लिखेंगे क्रॉस bx i के प्लस by j के प्लस bz k के। चलिए अब बताओ, हमें पता है डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है। i का i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, i का j के साथ k हो जाएगा, i का k के साथ माइनस j के हो जाएगा, j का i के साथ k के माइनस k के हो जाएगा, j का j के साथ 0। ऐसे टर्म्स को हल करने के लिए हम डिटरमिनेंट फॉर्म लेते हैं, सारणिक लेते हैं। तो एक सारणिक ले लें, तो सारणिक में क्या लेंगे बेटा हम लोग? i कैप j कैप एंड k कैप। तो ये क्या हो जाएगा? ax, ये क्या हो जाएगा? ay, और a हो जाएगा az। ये क्या हो जाएगा बेटा? bx, a हो जाएगा by, और a हो जाएगा bz। तो इस समय जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये बताओ, ये सभी को हल करते आ जाता है बेटा? देखिए हल करते नहीं आता तो आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा। ये 3/3 का क्या है? डिटरमिनेंट सारणिक है। अवयव और सारणिक सेम तरीके से हल होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग आई कैप लिखेंगे सबसे पहले। जब आई कैप लिखेंगे तो इसको कर दो बेटा, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, इसको निगलेक्ट, दोनों को हमने निगलेक्ट कर दिया। क्या बचा हमारे पास? 2/2 का मैट्रिक्स बचा ना, ax ay bx by। क्या बचा हमारे पास? ax, इसको हम लोग क्लीन कर दें। देखो हमारे पास ये देखिए ax ये ay az, और ये क्या बेटा? by bz। कंफर्म है? अब बीच में क्या होता है? माइनस जे के। दोस्तों यहाँ पर हम निगलेक्ट करो, क्या बचेगा हमारे पास? ax ay bx by, नहीं bz बचेगा, सॉरी। क्या बचा हमारे पास?
इसको निगलेक्ट कर दो, ये ए एक्स ए जेड बचा ना, ए जेड, और ए क्या होगा बी जेड प्लस के ए एक्स देखो बचा, इसको निगलेक्ट कर दो, इसको इग्नोर करो, क्या बचेगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ठीक है, अब हम क्या करें, हम देखेंगे बेटा सबसे पहले इनको कैसे हल, 2/2 का मैट्रिक्स आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, इसको हल कर लीजिए। तो इसको हल करने का बड़ा आसान तरीका है, क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे आई के, मतलब हम सबसे पहले लिखते हैं, हम निकालना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, हम निकाल क्या रहे हैं बताओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, सबसे पहले देखो आई के लिख लीजिएगा, आई के लिख लिया, आई के लिख लिया। अब क्या बचा बेटा 2/2 का मैट्रिक्स, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, बीच में माइनस, तो ए क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस, क्या करेंगे बेटा बी वाई का मल्टीप्लाई ए जेड के साथ करेंगे, किसके साथ बी वाई का मल्टीप्लाई ए जेड के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा बी वाई ए जेड माइनस जे की। चलो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, माइनस जे की क्या हो जाएगा देखिए, माइनस जे की, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग लिखेंगे बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। चलिए ए एक्स इज बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए बी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो बी ए एक्स बी वाई माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। ठीक है दोस्तों, अब ये इसको हल कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, चलिए पूरी क्लास एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, डेफिनेशन देखा क्या होता है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा एन के। हम देखते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज में एंगल देखे, तो एंगल निकालने के लिए साइन थीटा इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपन ए बी निकाल सकते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा एक सदिश राशि देता है, मतलब कौन सी राशि देता है बेटा, सदिश राशि वेक्टर राशि होती है। दो सदिशों को पूछा भी जाता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है। तो अब बात करें बेटा कि हम लोग इट इज अ कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय का पालन करता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी। हमें इक्वल लिखना है तो माइनस लगना होता है, और माइनस यदि हम लोग करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड लगाएंगे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि ऑलवेज मॉड जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू को गिव से करता है। तो यह वितरण नियम का पालन करता है, ये वितरण नियम है, मतलब वितरण कैसा हो, सीक्वेंशियली हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, थीटा की 90 या ज्यामिति में इस प्रकार लिखेंगे परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा, तो ये समांतर एक प्रत्यक्ष समांतर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि स्वयं के साथ सदिश गुणनफल क्या होता है, स्वयं के साथ क्या होता है बेटा, 0। इसी प्रकार आई यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के क्या होगा, 0 होगा। ऑर्थोगोनल के फॉर्म में कैसा होगा, ऑर्थोगोनल आई के जे के और के ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इस समय आई क्रॉस जे की बात करें तो मॉड ऑफ आई के मॉड ऑफ जे के साइन थीटा एन के। तो इस समय इस आई के क्रॉस जे के क्या होगा, के जे के क्रॉस के क्या होगा, आई के, और के क्रॉस आई के क्या होगा, जे के। दोस्तों जे के क्रॉस यदि हमें जे के क्रॉस आई के लिखेंगे तो माइनस के लिखना होगा, क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा एक हमने कंपोनेंट से में लिया कि वेक्टर फॉर्म को कैसे हल करें, तो इस प्रकार हम लोग हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। अब बताओ, एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं बेटा कि क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन हमने देखा, मान लो कोई भी वैल्यू मान लीजिए, क्या मान ले बताओ, चलिए आपके अकॉर्डिंग मान लेते, बोलो जल्दी से। मान लेते बेटा वेक्टर ए इक्वल टू आई के प्लस जे के
प्लस 2a कैप एंड वेक्टर b इक्वल मान लेते हैं हम लोग, एंड वेक्टर b इक्वल मान लेते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो इस समय हम जब इसको लेकर चलते हैं, जनरली जब इसको लेकर चले तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा k कैप। तो अब हमें निकालना होगा बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप हमें निकालना होता है, तो हम कैसे निकाले इसको हल करना सीखते हैं, ठीक है। जानना चाहोगे या नहीं चाहोगे, चाहोगे ना, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को याद करने का एक आसान तरीका है, हम लोग क्या लेते हैं बेटा, डिटरमिनेंट फॉर्म ले लेते हैं। ये ले लिया, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, इसके पोजीशन वेक्टर 2, इसका पोजीशन वेक्टर 1, इसका पोजीशन वेक्टर 2, इसका पोजीशन वेक्टर 2, इसका पोजीशन वेक्टर 2, इसका पोजीशन वेक्टर 1। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए समझिए दोस्तों, समझना होगा। देखो मतलब खुद से क्रिएट हो जाएंगे बेटा, क्वेश्चन से खुद से क्रिएट होते हैं। फिर जैसे जैसे समझ में आने लगता है लेक्चर, जैसे जैसे हमें टॉपिक समझ में आने लगता है, खुद से आप लोग क्वेश्चन क्रिएट करना सीख जाते हैं। आपको अगली स्टेप पता हो जाती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बस हमें हिंट चाहिए थी और हिंट हम आपको जरूर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये बताओ 2/2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो हमें आई कैप निकालना, तो इसको निगलेक्ट करो, क्या बचा बेटा 1 2 2 1 1 2 2 1, क्लियर है। माइनस जे कैप लिख दो, माइनस जे कैप क्या है, लिख दिया, क्या हो जाएगा बेटा ई, इसको निगलेक्ट कर दो, तो क्या बचा 2, देख 2 2 2 1, क्लियर है, दिख रहा है ना, 2 2 2 1 प्लस क्या होगा, बताओ ये हो गया बेटा 2 1 2 2 2 1 2 2, इसको हल कर लो। चलो तो क्या करेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 1 जा 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 2 2 4 माइनस 1 ये क्या होगा 2 1 जा 2, ठीक है, ये 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस के। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा, हल कर लो, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3, यहाँ क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2j, ये क्या हो जाएगा प्लस 2k, ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। बताओ जो वैल्यू आई के जे के और के के फॉर्म में होती है, जो वैल्यू आई कैप जे कैप और के के फॉर्म में होती है, वह स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी। तो यही प्रूफ होता है बेटा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा एक सदिश राशि होती है, याद रहे सभी को। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आज का टॉपिक जो था हमारे पास सदिशों का सदिश गुणनफल, और इस सदिशों के सदिश गुणनफल में हम लोग बात करते हैं कि हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होती है, हमने सारी प्रॉपर्टीज पे एनालिसिस किया, या इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए बेटा कि लेक्चर आपको समझने की कोशिश करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, मतलब जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, वेक्टर में हमने डेफिनेशन देखी, क्रॉस प्रोडक्ट देखा, स्केलर प्रोडक्ट देखा, वेक्टर ला देखा और इंट्रोडक्शन देखा था। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि पीएनएसटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ लक्ष्य एकेडमी में ऑफलाइन बैचेस संचालित हैं। एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस और मेंस फोकस किया जा रहा है। उसके बाद मल्टी क्लासेस पटवारी का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक है, और मल्टी क्लासेस तीनों टाइम में अवेलेबल है। साथ ही साथ मेडिकल से रिलेटेड जो नीट एंट्रेंस है उसके भी एग्जाम को 2 रेगुलर बैच कंटिन्यू है, और उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस पीएनएसटी क्रैश कोर्स के लिए जो कोर्स संचालित किए जाते हैं वह ऑफलाइन में आफ्टरनून और मॉर्निंग में बैचेस अवेलेबल हैं। आप कंटेंट देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।